सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर में। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है केला। केले से हर एग्जामों में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप लोग अधूरा देखेंगे तो आप लोगों को एकदम नहीं समझ आएगा, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन से आप लोग वंचित रह सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। केला के उपनाम से हम लोग शुरुआत करेंगे कि केला को किन किन नामों से पुकारा जाता है। केला, इसको स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जामों में, स्वर्ग का पेड़ किस फल को कहा जाता है? तो स्वर्ग का पेड़ है केला। और स्वर्ग का फल भी कहा जाता है, इसको स्वर्ग का फल भी कहा जाता है। यानी कि स्वर्ग का फल किस पेड़ को कहा जाता है? केला को कहा जाता है। कल्पतरु भी कहा जाता है। केले को और किस नाम से जाना जाता है? कल्पतरु के नाम से भी जाना जाता है। और नैतिकता का पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैतिकता का प्लांट भी कहा जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, केला जो है पूरे अपने जीवन चक्र में एक ही बार फल देता है, उसके बाद उसकी जीवन समाप्त हो जाता है। अब बात करें इसका वानस्पतिक नाम का, यानी कि बॉटनिकल नेम क्या है इसका? तो मूसा पैराडिसिएका इसका बॉटनिकल नेम होता है। बात करें इसकी फैमिली की, तो ये इसकी फैमिली जो है म्यूजेसी फैमिली से ये है, यानी कुल जो है इसका म्यूजेसी है। बात करें इसके उत्पत्ति स्थान का, इसके उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है। कौन सा एरिया माना गया है? उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है। बात करें गुणसूत्र संख्या यानी कि क्रोमोजोम नंबर की, तो इसमें 3 प्रकार के क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं, यानी कि द्विगुणित और त्रिगुणित। बात करें 2n बराबर 22, 3x बराबर 33 और 4x बराबर 44। यानी कि जो भारत में मुख्यतः केला जो लगाया जाता है, जो खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, वो केला कौन सा होता है? त्रिगुणित होता है। यानी कि 2n बराबर इसमें 3x बराबर 33 होता है, यानी त्रिगुणित होता है। और बात करेंगे केले की, इसकी फैमिली इसकी हो जाएगी म्यूजेसी फैमिली हो जाएगी। फल का प्रकार क्या रहेगा केले का फल का प्रकार बेरी, यानी कि सरस। फल का प्रकार क्या रहेगा? बेरी या सरस इसको कहा जाता है। यानी कि बेरी, जैसे मिर्च में भी बेरी होता है फल का प्रकार, और टमाटर के अंदर भी बेरी होता है, जिसके अंदर सीड बहुत सारे पाए जाते हैं, एक साथ लगे होते हैं, उसको बेरी फल का प्रकार कहा गया है। अब बताएं पुष्पक्रम का प्रकार। पुष्पक्रम का प्रकार क्या होता है? स्पेडिक्स होता है। पुष्पक्रम का प्रकार केले का क्या होता है? स्पेडिक्स कहलाता है। खाने योग्य भाग केले का क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है मध्य फल भीति। मध्य फल भीति यानी कि सीड के साथ जो गुदा होता है उसको भी खाया जाता है, यानी कि उसके छिलके को छोड़ के, यानी पेरिकार्प को छोड़ के बाकी बीज का और उसके सीड को खा लिया जाता है। इसको कहते हैं मध्य फल भीति, खाया जाता है। खाने वाला भाग क्या हो जाएगा? मध्य फल भीति हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सर्वाधिक केले का उत्पादन तमिलनाडु करता है। और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक केले का उत्पादन कौन सा जिला करता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन बांसवाड़ा जिला करता है। बात करेंगे केला एक बीजपत्री फल वृक्ष है। केला कैसा है? एक बीजपत्री फल वृक्ष है। केला अधिक नमी चाहने वाला पौधा है, यानी कि सबसे ज़्यादा नमी चाहने वाला पौधा कौन सा है? केला ही है। यानी कि इसको सबसे ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है। फलों के अंतर्गत सर्वाधिक जल मांग वाला फल वृक्ष भी है। यानी कि जितने भी फल हैं, सबसे ज़्यादा जल मांग किस फल की होती है? तो केले की होती है। ये सबसे ज़्यादा हर एग्जाम में पूछा गया, बार बार क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा जल मांग किस फल की होती है, तो सब लोग गलत लिख देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जल मांग होती है, ये होती है केले की होती है। अब बात करेंगे भारत का केला उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है। विश्व में केले उत्पादन में भारत का
प्रथम स्थान है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। भारत में जितने भी ये फल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, किस फल का होता है? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये केले का ही होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत में फलों के अंतर्गत केले का क्षेत्रफल में आम के बाद दूसरा स्थान है। यानी पहले स्थान पे कौन सा है क्षेत्रफल में? पहले स्थान पर आम आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा फल कौन सा है? आम। और दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा? दूसरे स्थान पे केला आ जाएगा। अब बात करेंगे उत्पादकता में, यानी कि उत्पादकता में केले का जो नंबर है ये दूसरा आएगा। दूसरा स्थान किसका है? केले का। और पहले स्थान पे पपीता आएगा। उत्पादकता में पहले स्थान पर पपीता और दूसरे स्थान पर केला। और बात करेंगे इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर आम और दूसरे स्थान पर केला हो जाएगा। अब बात करेंगे केले को सबसे प्राचीन फल माना गया है। केले को क्या माना गया है? सबसे प्राचीन फल कौन सा है? सबसे प्राचीन फल केला माना गया है। केला कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, फास्फोरस और कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना गया है। किन किन चीज़ों का स्रोत माना गया सबसे अच्छा? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, फास्फोरस और कैल्शियम। इन सब चीज़ों का जो है केले के अंदर सबसे अच्छा स्रोत पाया जाता है। इसके बाद नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर है? पोड्यूर, तमिलनाडु के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ है? पोड्यूर, तमिलनाडु के अंदर है। केले का आनुवांशिक वर्गीकरण साइमंड और शेफर्ड ने 1955 में दिया था। ये हर एग्जामों में आया है। केले का आनुवांशिक वर्गीकरण किन किन वैज्ञानिकों ने दिया था? साइमंड और शेफर्ड ने 1955 में दिया था। केले का क्या उपयोग है? केले का उपयोग जैम बनाने में करते हैं, जेली बनाने में करते हैं, चिप्स बनाने में करते हैं, शराब और हलवा आदि बनाने में किया जाता है। केले का उपयोग क्या क्या है? एक बार दोबारा सुन लीजिए। जैम, जेली, चिप्स, शराब, हलवा आदि चीज़ों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कच्चे केले का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। आप लोग देखे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में केले के जो कच्चा केला जो होता है उसका सब्जी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। केला जो है क्षारीय प्रकृति का फल है। किस प्रकृति का फल वृक्ष है? क्षारीय प्रकृति का फल वृक्ष है। अब बात करते हैं जलवायु की। जलवायु केले के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? सबसे पहले जानेंगे किस प्रकार की प्रवृत्ति का फल वृक्ष है। केला उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। कैसी जलवायु का फल वृक्ष है? उष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। केले का सबसे अच्छा उत्पादन आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में होता है। किस प्रकार की जलवायु में सबसे अच्छा उत्पादन होता है? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु में अच्छा उत्पादन होता है। केले की वृद्धि के लिए 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितनी? केले की वृद्धि के लिए 10 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन वृद्धि के लिए, यहाँ देखिए, लेकिन वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा होता है। कितना? वृद्धि के लिए, प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तभी केले की वृद्धि और विकास आसानी से कर सकता है। केला जो होता है पाले के प्रति और तेज हवाओं के प्रति संवेदनशील होता है। केला जो है पाले के प्रति और तेज हवाओं के प्रति संवेदनशील होता है। अब बात करें मृदा की। दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। किस प्रकार की मृदा केले की खेती के लिए चाहिए? दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी गई। लेकिन केले को भारी मृदा और दलदली वाली मृदा में भी लगाया जा सकता है। केला एक ऐसा प्लांट है जिसको भारी मृदा में भी लगा सकते हैं और दलदली अगर मृदा है उसमें भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन उस मृदा के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 7.5 पीएच मान होना चाहिए उस मृदा का। केला अम्लीय भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है। केला जो है अम्लीय भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि अम्लीय भूमि के प्रति ये सहनशील है। अम्लीय भूमि के प्रति ये सहनशील है। इसको अम्लीय भूमि में आसानी से लगाया जा सकता है।
और उस भूमि का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच हो, सबसे उपयुक्त मृदा मानी गई है। अब बात करते हैं किस्मों की, यानी कि कौन कौन सी ऐसी किस्में इसको यहाँ की जलवायु में लगाया जा सकता है। किस्मों की बात करेंगे, सबसे पहले किस्म आती है ड्वार्फ कैवेंडिश। ड्वार्फ कैवेंडिश किस प्रकार की किस्म है? भारत में सार्वधिक क्षेत्र में इसी किस्म को उगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा किस किस्म को उगाया जाता है? ड्वार्फ कैवेंडिश जो है बनाना की किस्म है, इसको सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, यानी कि उगाया जाता है। कितना उगाया जाता है? 58% इसी किस्म को उगाया जाता है पूरे भारत में। अब बात करेंगे दूसरी किस्म है नेंद्रन। दूसरी जो हमारी किस्म है नेंद्रन इसको कहते हैं। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। सब्जी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी किस्म है? नेंद्रन जो है सब्जी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी गई है। उसके बाद ग्रास माइकल एक केले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, क्योंकि ये पनामा विल्ट के प्रति संवेदनशील किस्म है। पनामा विल्ट के प्रति संवेदनशील किस्म है। केले को सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाता है पनामा विल्ट ही सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, और इसके प्रति क्या है? संवेदनशील है। ग्रास माइकल ये किस्म पनामा विल्ट के प्रति संवेदनशील है। उसके बाद अगली किस्म आती है मोगली ये नेंद्रन के उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्म है। किससे तैयार की गई है? पूछा एग्जामों में, नेंद्रन के उत्परिवर्तन से कौन सी किस्म तैयार की गई है? तो मोगली जो किस्म है नेंद्रन के उत्परिवर्तन से तैयार की गई किस्म है। उसके बाद अगली किस्म आती है राजपुरी जो किस्म है ये भी पाले के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। किसके प्रति? पाले के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद केलुटोप्रोइड जो किस्म है ये प्राकृतिक रूप से चतुर्गुणित किस्म है। पूछता है एग्जामों में कि केले की कौन सी चतुर्गुणित किस्म है, तो केलुटोप्रोइड जो किस्म है ये चतुर्गुणित किस्म है। उसके बाद CO1 एक किस्म है, ये तीन वैरायटियों से क्रॉस करके निकाली गई है। कौन सी? कीलर लादेन, मूसा ब्लाडेसिना और कदली, ये तीनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। उसके बाद कुछ अन्य किस्में हैं केले की जो हर एग्जामों में पूछ ही लेता है, इसमें से 1-2 किस्में आ जाती हैं, जैसे बसरई पूछता है, रोबस्टा पूछता है, रस्थली पूछता है, पुवन पूछता है, न्यू पुवन पूछ लेता है, और सफ़ेद वेलची पूछता है। ये सफ़ेद वेलची भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। उसके अलावा बीरूपच्छी, पाचन, मंथन, कपूरावल्ली और सफ़ेद वेलची, मूसा और FHIA-01, FHIA-03, ये दोनों जो वैरायटियाँ हैं हाइब्रिड में हैं। किसमें है? हाइब्रिड में। अब बात करते हैं केले के प्रवर्धन की। केले के प्रवर्धन किससे किया जाता है? केले का प्रवर्धन आम रूप से सकर्स द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सकर्स द्वारा ही केले का प्रवर्धन किया जाता है। और केले का जो सकर्स होता है इसका वेट 500 से लेके 750 ग्राम वजन होना चाहिए। स्वाड सकर्स का वजन कितना होना चाहिए? 500 से लेके 750 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, जो हम सकर्स प्रवर्धन के रूप में प्रयोग में ला रहे हैं। क्योंकि ये सीड द्वारा नहीं लगता है, सकर्स द्वारा ही हमेशा लगेगा। तो उस सकर्स का वजन जो होता है 500 से लेकर 750 ग्राम होना चाहिए। और केला जो पौधा है अपने जीवन काल में एक ही बार फल देता है, और मुख्य रूप से उगाने वाला जो केला है ट्रिप्लॉइड बीज रहित होते हैं। टेट्राप्लॉइड जो होते हैं या ट्राइप्लॉइड कह सकते हैं, ये बीज रहित प्रजातियां होती हैं। और इसमें जो वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी कह सकते हैं, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी जिसको कहा जाता है, यानी कि ये अपने शुरुआती तौर से ही पार्थेनोकार्पी होते हैं। इसमें सीडलेस वैरायटियां हैं, ये सब आते नहीं, सीड नहीं होते हैं इसमें। इसके बाद बात करते हैं केले का प्रवर्धन 2 प्रकार से होता है। केले का प्रवर्धन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से केले का प्रवर्धन होता है। कौन कौन सा होता है? एक पतली पत्ती वाला सकर्स होता है। कौन सा? पतली पत्ती वाला सकर्स होता है। दूसरा चौड़ी पत्ती वाला सकर्स होता है। जो पतली पत्ती वाला सकर्स होता है प्रवर्धन की दृष्टि से ये सबसे उपयुक्त सकर्स माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाया जाता है वो पतली पत्ती वाले सकर्स का ही प्रयोग में लाया जाता है, और चौड़ी पत्ती वाले सकर्स का बहुत कम में प्रयोग लाया जाता है। अब बात करें प्रवर्धन के लिए सकर्स का उपयुक्त वजन कितना होता है?
अभी अभी बताए थे 500 से लेकर 750 ग्राम उसका शकर्स का वजन होना चाहिए। अब केले में उत्तक संवर्धन द्वारा भी पौधों को तैयार किया जाता है, यानी कि बहुत कम किया जाता है, लेकिन प्रचलन आजकल हो गया है उत्तक संवर्धन द्वारा भी, यानी कि टिश्यू द्वारा भी इसका संवर्धन किया जाता है। अब भारत में उत्तक संवर्धन द्वारा प्रवर्धन सर्वाधिक जो है केले के फल में ही किया जाता है। अगर बात करें जो उत्तक संवर्धन द्वारा जो प्रवर्धन की विधि है, कला है, ये सबसे ज़्यादा किस फल में प्रयोग में लाई जाती है, तो ये केले के फ्रूट में ही सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और आगे के एग्जामों में भी बनता रहेगा। अब बात करेंगे पौधरोपण दूरी, यानी कि पौधा जो है केले का छोटा होता है, इसलिए इसकी दूरी जो रखते हैं वो ज़्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ा ही रखेंगे। यानी कि कुछ किताबों में 1.2 रहता है, इसमें 1.2 या कह सकते हैं 1.3 तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप 2.3 से लेके 2.3 मीटर, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखेंगे 2.3, और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखेंगे 2.3 मीटर रखते हैं। अब बात करते हैं गड्ढे का आकार। गड्ढे का आकार कितना होना चाहिए? गड्ढे का आकार 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होनी चाहिए गड्ढे की 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर। बात करेंगे पौधरोपण का समय। सबसे अच्छा पौधरोपण का समय केले का 15 जून से लेकर 15 जुलाई अच्छा माना गया है। कितना? 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक, यानी कि 1 महीने का बरसात का सीजन जो है, जिस समय वर्षा होती है, अगर उस समय हम पौधों का रोपण कर रहे हैं तो सबसे अच्छा समय वही माना गया है। अब बात करते हैं सिंचाई की, यानी कि केले अधिक पानी चाहने वाला फसल है। गर्मियों में सिंचाई 7 से 8 दिन के अंतराल पर करते हैं। गर्मियों में कितने दिन पे अंतराल पर करते हैं सिंचाई? 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। और सर्दियों में बात करें 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करेंगे और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करेंगे। केले में एक वर्ष में लगभग 40 से 50 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। एक वर्ष की बात अगर करें तो 40 से लेकर 50 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। केले की जलमांग कितनी होती है? 1800 से लेके 2500 मिलीमीटर, यानी कि 1800 से लेके 2500 मिलीमीटर एम इतनी जलमांग की आवश्यकता होती है। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा जलमांग होती है कौन से फल की होती है? तो फलों की बात करेंगे तो केले की सबसे ज़्यादा जलमांग होती है। अगर क्रॉप की दूसरी क्रॉपों की बात करेंगे तो गन्ने की होती है, इसके बाद जो होती है धान की होती है। चलिए अब आगे चलते हैं डिस्करिंग। अब देखिए इसमें डिस्करिंग क्या होता है। केले में एक डिस्करिंग की क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया? डिस्करिंग, इसका नाम होता है डिस्करिंग। केले के अतिरिक्त शकर्स को हटाना डिस्करिंग कहलाता है। केले के जो साइड से और भी शकर्स निकल जाते हैं तो उन शकर्सों को हटाना क्या कहलाता है? हमारा डिस्करिंग कहलाता है। अगर वो भी शकर्स साथ में रहेंगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डिस्करिंग की क्रिया 45 दिन के अंतराल पर करते हैं। कितने दिन के अंतराल पर करते हैं? 45 दिन के अंतराल पर करते हैं। पूछा जाता है एग्जामों में डिस्करिंग की क्रिया जो है केले में कितने दिन के अंतराल पर की जाती है? तो 45 दिन के अंतराल पर की जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि केले के अतिरिक्त शकर्स को हटाना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? डिस्करिंग कहलाता है। ठीक है। या पूछता है डिस्करिंग की क्रिया कौन से क्रॉप में करते हैं? तो डिस्करिंग की क्रिया जो है केले के अंदर की जाती है। उसके बाद अर्थिंग अब पूछता है मिट्टी चढ़ाना, यानी तने की मजबूती देने के लिए और पानी सड़ने गलने से बचाने के लिए तने के पास मिट्टी को चढ़ा देते हैं। यानी कि जो भी हमारा प्लांट रहेगा केले का उसको एक तो मजबूत करने, क्योंकि आधी तूफान और इस प्रकार की समस्याओं से क्या होता है केला हमारा गिर जाता है, एक तरफ झुक जाता है या भारी वजन होने के नाते वो गिर जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं चारों तरफ हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद
और एक इसका मिट्टी चढ़ाने का और भी कारण होता है, सड़ने गड़ने से उसके जो नीचे जो सड़न होती है उसको रोकने के लिए भी मिट्टी चढ़ा देते हैं, ताकि अगर पानी अगर अधिक लग रहा है तो पानी लगने के कारण क्या होता है, जड़ों के पास सड़न अधिक उत्पन्न हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम मिट्टी चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थिंग अप कहा जाता है। मिट्टी चढ़ाना नहीं पूछता, हर एग्जामों में ही पूछा गया है अर्थिंग अप कौन सी क्रॉप में करते हैं, तो अर्थिंग अप जो होता है ये केले में करते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है प्रोपिंग। प्रोपिंग पूछता है अर्थिंग अप, और इसमें आलू में भी कर सकते हैं अर्थिंग अप, ये पूछता है अर्थिंग अप, इसमें भी करते हैं, आलू के अंदर भी करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा प्रोपिंग, यानी कि प्रोपिंग क्या होता है, अधिक फलन के कारण केले की पत्तियों के टूटने की संभावना रहती है। अधिक फलन के कारण केले की पत्तियों के टूटने की संभावना रहती है, इसलिए क्या होता है, इसके पास की पौधे की पत्तियों आपस में बांध देते हैं, जिससे पत्तियां टूटती नहीं हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रोपिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अधिक फलन के कारण केले की पत्तियों के टूटने की संभावना रहती है, इसलिए पास के पौधों की पत्तियों को आपस में बांध देते हैं, जिससे पत्तियां टूटती नहीं हैं। इस क्रिया को प्रोपिंग कहा जाता है। उसके बाद वैपिंग क्या होता है, फलों के गुच्छों पर पॉलीथीन चढ़ा देते हैं। जो हमारा केले का फल लगा है, फ्रूट लगा है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट लगते हैं उसमें, तो उसके ऊपर हम पॉलीथीन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, इसमें टेम्परेचर अधिक होने के कारण क्या होता है, उसका कलर खराब हो जाता है। यहाँ देखिए लिखा है जिससे फल कम और अधिक तापमान से खराब नहीं होते हैं। तो वैपिंग क्रिया पूछता है किस में करते हैं, तो ये केले में करते हैं। जो गुच्छा होता है उसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा देते हैं, जिससे अधिक टेम्परेचर के कारण उसका जो कलर और वो उसमें सूखने की संभावना कम रहती है, केला हमारा खराब नहीं होता, इसलिए वैपिंग की क्रिया करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सूखी पत्तियां हटाना। क्या हटाना, सूखी और अनावश्यक पत्तियों को हटाना। ये क्यों हटाते हैं, क्योंकि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह क्रिया करते हैं। ठीक है, अच्छे उत्पादन के लिए 10 से 12 पत्तियां ही रखते हैं। कितनी पत्तियां रखते हैं, अगर अच्छा आपको उत्पादन प्राप्त करना है केले से, तो उसकी अनावश्यक जो पत्तियां होती हैं या सूखी पत्तियां हैं उनको हटा देंगे, तो इससे क्या होगा, अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त होगा। कितनी पत्तियां कुल छोड़ना, 10 से 12 ही पत्तियां हम प्लांट पर छोड़ेंगे। उसके बाद डेनावेलिंग। डेनावेलिंग क्या होता है, पुष्पक्रम से नर भागों को हटाना। पुष्पक्रम से नर भागों को हटाना क्या कहलाता है, डीनेवलिंग कहलाता है। डीनेवलिंग कहलाता है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। अगर हम नर पुष्पक्रम को हटा देंगे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, डीनेवलिंग कहते हैं, जिससे क्या होता है, उत्पादन अधिक होता है। पूछता है डीनेवलिंग क्रिया किस में करते हैं, तो ये केला में करते हैं। और नर पुष्पक्रम को हटाना कौन सी क्रिया कहलाती है, तो डीनेवलिंग क्रिया कहलाती है। इससे क्या होता है, उत्पादन अधिक प्राप्त करने के लिए डीनेवलिंग क्रिया की जाती है। उसके बाद मैटोकिंग पूछता है, हर एग्जामों में पूछा गया है मैटोकिंग क्रिया किससे संबंधित है या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद तने को भूमि के पास से काटना मैटोकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद तने को भूमि के पास से काटना क्या कहलाता है, मैटोकिंग कहलाता है। जैसे हमारा केले का फ्रूट जो है पेड़ पर फल लगने के बाद उसको हम काट लेंगे, काटने के बाद नीचे से उसको काट के हटाने की क्रिया क्या कहलाते हैं, मैटोकिंग कहलाता है वो। उसके बाद केले के तने को झूठा तना कहते हैं। केले के तने को क्या कहते हैं, झूठा तना कहते हैं। इसको पेसिडो स्टेम बोलते हैं, पेसिडो स्टेम बोला जाता है इसको। उसके बाद तुड़ाई की अवस्था। अब बात करते हैं तुड़ाई की अवस्था। तुड़ाई की कौन कौन सी अवस्था है, इसमें तुड़ाई की अवस्था में देखेंगे पत्तियां सूखने लगती है। पहला पॉइंट क्या है, पत्तियां सूखने लगती हैं। फलों का रंग गहरे हरे से हल्का रंग हो जाता है, यानी कि ये पहचान है, ये लक्षण है फलों की तुड़ाई कि कौन से समय में हम देखेंगे कि फल हमारा तोड़ने योग्य हो गया है या काटने योग्य हो गया है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर दिखाई दें तो हमारा फल जो है काटने और तोड़ने योग्य हो गया है। जैसे पत्तियां सूखने लगती हैं और फलों का रंग गहरे हरे से हल्का रंग हो जाता है। शुरू में देखते हैं जैसे केला कच्ची अवस्था में रहता है तो क्या होता है, वो
पका हुआ नहीं रहता है, तो उसमें अगर तोड़ेंगे तो पकेगा नहीं अच्छे से, तो उसका जो कलर होता है वो गहरे हरे से हल्का हरा रंग हो जाए तो उसमें हम उसकी तोड़ाई करते हैं। अब तीसरा पॉइंट, फलों के छिलके पर बनने वाला कोण घटता है। फलों के छिलके पर बनने वाला कोण घटता है। आप देखते हैं जैसे हरी ज़्यादा डार्क अवस्था में होता है तो काफ़ी कोण जो होते हैं तीखेपन, वैसे लाइनिंग बहुत तेज़ी से होती है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे केला मोटा हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि लाइनिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, गोलाई में हो जाता है केला। तो इस प्रकार का अगर हो जाए तो केला हमारा तोड़ने या काटने योग्य हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं केले की बौनी जातियाँ 11 से 14 माह फलन देना प्रारंभ कर देती हैं। जो केले की बौनी जातियाँ होती हैं 11 से लेके 14 माह में फलन देना प्रारंभ कर देती हैं। लेकिन बात करेंगे लंबी जातियाँ कितना समय लगाती हैं? लंबी जातियाँ जो ये ज़्यादा समय लगाती हैं। लंबी जातियाँ रोपाई के 14 से 16 माह में फलन देती हैं, और जो बौनी जातियाँ होती हैं 11 से लेके 14 माह में फलन देती हैं, और लंबी जातियाँ जो होती हैं वो 14 से लेके 16 माह में फलन देती हैं। केले में तुड़ाई का मुख्य समय सितंबर से लेके अप्रैल माना गया है। केले का जो तुड़ाई का मुख्य समय जो माना गया सितंबर से लेके अप्रैल का महीना है, सबसे अच्छा माना गया है। अब बात करें उपज की, यानी कि केले से 1 हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर कितना उपज प्राप्त होता है। 1 हेक्टेयर की बात करेंगे तो 35 से लेके 60 टन, कितना 35 से लेके 60 टन प्रति हेक्टेयर हमको उपज प्राप्त हो जाती है आसानी से। अब बात करेंगे भंडारण की, यानी कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितने प्रतिशत आर्द्रता नमी पर कितने सप्ताह के लिए या कितने मंथ के लिए हम उसको भंडारित कर सकते हैं। अब केले की भंडारण की बात आई है तो केले को 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से लेकर 95% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह तक इसको भंडारित कर सकते हैं। यानी कि अगर केले को भंडारण करना चाहते हैं तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, 85 से लेकर 95% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हम 3 सप्ताह तक केले को भंडारित कर सकते हैं। कितने सप्ताह के लिए? 3 सप्ताह के लिए इसको भंडारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं केले में कौन कौन से मुख्य कीट लगते हैं। कौन कौन से मुख्य कीट लगते हैं केले में? राइजोम विविल, ये सबसे खतरनाक इसमें कीट लगता है। हार्ड स्केल, ये भी इसका केले का प्रमुख कीट है। स्यूडोस्टोम बोरर, ये भी केले में मुख्य रूप से लगता है। एफिड तो हर क्रॉप में, हर इसमें फ्रूट वाली क्रॉप में इसमें भी देखा गया। थ्रिप्स और एफिड, ये कातरा, ये हर क्रॉपों में आप देखते हैं। ये सबसे खतरनाक कीट होते हैं, यानी कि हर क्रॉप में, हर फ्रूट वाली क्रॉप में आपको देखने को मिलेगा। कातरा, थ्रिप्स, एफिड और हार्ड स्केल, स्यूडोस्टेम बोरर, राइजोम विविल, ये काफ़ी मुख्य इसके प्रमुख कीट माने गए। किसके? बनाना के। तो ये सब आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्य रोग। अब बात करते हैं मुख्य रोग। मुख्य रोग कौन सा है? सिगाटोका रोग। सिगाटोका रोग यह केले का मुख्य रोग है, यानी कि भयानक रोग माना गया है। ये किसके द्वारा होता है? माइकोस्पेरेला द्वारा होता है। माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला द्वारा होता है। इस कवक का नाम है माइकोस्पेरेला म्यूसिकोला। ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। इस रोग का प्रभाव सघन बाग लगने पर अधिक होता है। अगर आप बाग को सघन लगा दिए हैं तो इस रोग का प्रभाव अधिक देखा गया है। यानी कि इसके उपचार के लिए आप लोग जानते हैं कवकनाशी का प्रयोग करेंगे। कोई भी कवकनाशी, चाहे डाइथेनियम 45, डाइथेनियम 45 है, थिराम है, राइजो और इसमें बोस्टीन है, मैनकोजेब है, ये सब कवकनाशी का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसको सबसे पहले जावा में 1902 में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? सबसे पहले जावा में देखा गया। कब देखा गया? 1902 में इस रोग को देखा गया। कौन से रोग को? सिगाटोका रोग को। यानी कि ये कवक द्वारा होता है। इसको सबसे पहले जावा में 1902 में देखा गया। कुछ इसकी संवेदनशील किस्में हैं जो कि सबसे ज़्यादा इन किस्मों में हानि पहुंचाती है, जैसे ग्रांड नेने, ड्वार्फ कैवेंडिश
और जॉइंट कैवेंडिस, ये 3 ऐसी किस्में हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि इसमें लगना ही लगना है। और इसकी कुछ प्रतिरोधी जातियां होती हैं जिसमें यह रोग नहीं लगता है, जैसे कर्पूरा चकेरकेली, कर्पूरा चकेरकेली। यह जो वैरायटी है ये प्रतिरोधी किस्म है किसकी? सिगाटोका रोग की। उसके बाद बात करते हैं पनामा विल्ट की। पनामा विल्ट, इसको फ्यूजेरियम विल्ट रोग भी कहा जाता है। कौन सा रोग कहते हैं? फ्यूजेरियम विल्ट या पनामा विल्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ये आप लोग याद रखेंगे कि सिगाटोका रोग सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? जावा में देखा गया। कौन से सन में देखा गया? 1902 में देखा गया। प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? कर्पूरा चकेरकेली, ये इसकी प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद बात करते हैं पनामा विल्ट की। तो पनामा विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट इसको भी कहा जाता है, पनामा विल्ट कह सकते हैं या फ्यूजेरियम विल्ट भी कह सकते हैं, दोनों में से एक कहेंगे। ये किसके द्वारा लगता है? ये भी एक कवक के द्वारा लगता है। उस कवक का नाम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंसी। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंसी नामक कवक के कारण होता है। इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? इस रोग को, पनामा विल्ट को सबसे पहले कहाँ देखा गया? ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कब देखा गया? 1874 में देखा गया था। सबसे पहले इसको ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, 1874 में देखा गया। अब इसकी बात करते हैं संवेदनशील किस्में कौन कौन सी है? रसथली इसकी संवेदनशील किस्म है, ग्रास माइकल ये भी संवेदनशील किस्म है, और कर्पूरावल्ली ये भी इसकी संवेदनशील किस्म है। संवेदनशील किस्म को भी याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा आप याद करेंगे प्रतिरोधी किस्में, यानी कि पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? बसरई है। बसरई या पुवन, ये 2 किस्में ऐसी हैं जो कि प्रतिरोधी हैं। किसके प्रति? पनामा विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट के प्रतिरोधी किस्म हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरा जो रोग आता है हमारा, उसका नाम है जीवाणु उकठा रोग। इसको मोको डिजीज भी कहा जाता है या बैक्टीरियल विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है जीवाणु उकठा रोग, मोको डिजीज या बैक्टीरियल विल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा। उस जीवाणु का क्या नाम है? उस जीवाणु का रलोस्टोनिया सोलेनेसियरम नामक जीवाणु के कारण होता है। सोलेनेसियरम जीवाणु के कारण होता है। इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? गुयाना। कहाँ पर देखा गया? गुयाना। कब देखा गया? 1840 में देखा गया। सबसे पहले गुयाना में देखा गया। कब? 1840 में देखा गया। अब इसकी बात करते हैं प्रतिरोधी किस्में। प्रतिरोधी किस्म कौन सी? जीवाणु उकठा रोग के प्रति कौन सी है? पुवन है और मंथन, यानी कि पुवन और मंथन ऐसी किस्में हैं जो कि जीवाणु उकठा के प्रतिरोधी किस्में हैं। उसके बाद चौथा रोग हमारा आता है कोमल सड़न रोग। कौन सा? कोमल सड़न रोग। यह रोग भी इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे सॉफ्ट रोट भी कहते हैं, टिप ओवर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी रोग है जो जीवाणु के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? ये कोमल सड़न रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद 5वां जो हमारा रोग आता है शीर्ष गुच्छा रोग। इसको बंची टॉप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बंची टॉप कहा जाता है, केबेज टॉप भी कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको पूछ लेता है केबेज टॉप या बंची टॉप शीर्ष गुच्छा रोग, यानी कि इसी का नाम है। ये किसके कारण होता है शीर्ष गुच्छा रोग? ये वायरस के कारण होता है। पूछता है शीर्ष गुच्छा रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? सबसे पहले फिजी में देखा गया। कब देखा गया? 1889 में देखा गया। और कौन सी किस्म पर देखा गया? कैवेंडिस जो किस्म है इस पर सबसे पहले देखा गया। सबसे पहले फिजी में देखा गया 1889 में। और कौन सी किस्म पर देखा गया? कैवेंडिस किस्म में देखा गया। ये पूछा है एग्जामों में कि जो शीर्ष गुच्छा रोग या बंची टॉप जो डिजीज लगता है केले में, किसके कारण लगता है? वायरस के कारण लगता है। और इसको सबसे पहले कहाँ पर देखा गया? फिजी देश में देखा गया, 1889 के अंदर देखा गया। और कौन सी वैरायटी के अंदर देखा गया? तो कैवेंडिस नामक किस्म जो है उसके अंदर सबसे पहले देखा गया। कुछ एग्जामों में पूछा है कि मतलब बंची टॉप वायरस का पता किससे लगाते हैं? तो बंची
टॉप जो वायरस है इसका पता टेट्राजोलियम टेस्ट से ही पता लगाते हैं। किससे? टेट्राजोलियम टेस्ट से बंची टॉप वायरस का पता लगाया जाता है। उसके बाद एक और हमारा रोग आता है जिसका नाम है बनाना ब्रैक्ट मोजेक। बनाना ब्रैक्ट मोजेक, ये किसके द्वारा फैलता है? मतलब एफिड द्वारा ही फैलता है और ये भी एक वायरस जनित रोग है। उसके बाद कुछ हमारे आते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि मुख्य कायिक विकार। यानी कि मुख्य कायिक विकार में किस टेम्परेचर के कारण कौन सा बीमारी उत्पन्न हो गई है, या कह सकते हैं हाई कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण कौन से बीमारी या उस पर पौधे को प्रभावित कर रहा है, किस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसको कहते हैं मुख्य कायिक विकार कह सकते हैं। और इसमें केले में सबसे ज़्यादा मुख्य कायिक विकार यानी कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगते हैं, जैसे कोक थ्रोट, चोक थ्रोट, थ्रोट, चीलिंग इंजरी, कोटाई वजह, कोटाई वजह, वजह, नीर वजह, चलिए पहला हमारा डिसऑर्डर जो है कौन सा है? चोक थ्रोट है। कौन सा है? चोक थ्रोट। ये कम टेम्परेचर के कारण होता है, कम तापमान के कारण कौन सा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर केले में उत्पन्न हो जाता है? चोक थ्रोट हो जाता है। उसके बाद चिलिंग इंजरी, दूसरे नंबर पर कौन सा है? चिलिंग इंजरी, यानी कि कम टेम्परेचर के कारण ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, चिलिंग इंजरी। अब बात करते हैं कोटाई वजही। कोटाई वजही क्या है? सर्वाधिक पूवन किस्म में प्रभावित करती है। सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म प्रभावित होती है कोटाई वजही से? पूवन नामक किस्म सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। किसे? कोटाई वजही से। यह हार्मोन के असंतुलन के कारण होता है। किसके कारण होता है ये कोटाई वजही? ये हार्मोन के असंतुलन के कारण यह हो जाता है। उसके बाद दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है नीर वजही। कोटाई वजही क्या होता है? पूवन नामक जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और हार्मोन के असंतुलन के कारण यह कोटाई वजही होता है। दूसरा है नीर वजही। यह नेंद्रन किस्म संवेदनशील किस्म है। नेंद्रन जो किस्म है ये संवेदनशील किस्म है नीर वजही की। ये भी पादप हार्मोन के असंतुलन के कारण हो जाता है। उसके बाद क्लोरोसिस पूछता है, क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये पोटास की कमी के कारण क्लोरोसिस हो जाता है। किसकी कमी के कारण? पोटास की कमी के कारण क्लोरोसिस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। किसमें? केले में। उसके बाद बंची डिफॉर्मेशन। बंची डिफॉर्मेशन क्या है? ये भी क्या होता है? पोटास की कमी के कारण बंची डिफॉर्मेशन उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद फिंगर टिप। फिंगर टिप पूछता है, फिंगर टिप जो होता है सबसे ज़्यादा कौन सी फसल में लगता है, कौन सी क्रॉप में लगता है? तो ये सघन बाग लगाने के कारण क्या हो जाता है? फिंगर टिप लगता है। तो इसको दूर करने के लिए है कि आप सघन बाग ना लगाएं और उसके डिस्टेंस के अनुसार ही बागों का चयन करें। और बंची टॉप जो है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें माना जाता है। बंची डिफॉर्मेशन कह सकते हैं, इसमें पोटास की कमी के कारण होता है। आज का सेशन हमारा जो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इसी प्रकार से हम हर क्रॉप के बारे में एक ना एक वीडियो रोज़ाना लाते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।